क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी कुछ ऐसा करते आ रहे हैं जो गलत है, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं है? मसलन केला छीलना। जी हाँ, वही रोज का केला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे छीलने का एक तरीका है जो कहीं ज्यादा आसान, साफ सुथरा और सही है तो, और केला तो बस शुरुआत है। आज हम उन रोजमर्रा की चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम शायद खाते, छीलते या पकाते आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति या खाना पकाने के सही तरीके के हिसाब से नहीं। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद खाने को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। खाने पीने से जुड़ी हमारी ये आदतें आखिर आती कहां से हैं? ज्यादातर हम वही करते हैं जो हमने बचपन में अपने बड़ों को करते देखा है। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया और उन्हें उनके माता पिता ने। ये एक तरह का सांस्कृतिक कोड है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हम शायद ही कभी सोचते हैं कि क्या कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी सबसे आसान, असरदार और सही तरीके हमारी नजरों से छिपे रह जाते हैं। ये तरीके किसी पौधे की बनावट पर, खाना पकाने के पीछे की साइंस पर, या फिर सिर्फ आम समझ पर आधारित हो सकते हैं, जिस पर शायद हम कभी ध्यान नहीं दे पाए। तो आइए इस भूल को सुधारते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस खाने पीने से जुड़ी अनोखी खोज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे स्पष्ट लेकिन चौंकाने वाले उदाहरण से। केले। याद कीजिए, आप आमतौर पर क्या करते हैं? आप केले को उसके मजबूत डंठल या छोटी सी डंडी से पकड़ते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वह आसानी से टूट जाता है, लेकिन कभी कभी वह इतना जिद्दी होता है कि आपको काफी जोर लगाना पड़ता है। नतीजतन आप केले को ही दबा देते हैं, वह पिचक जाता है और छिलने से पहले ही लुगदी बन जाता है और आपके हाथों पर चिपचिपा रस लगा रह जाता है। जाना पहचाना मंजर है ना? अब एक दूसरा तरीका सोचिए। केले को पलट दें। जी हाँ, बस उसे उल्टा पकड़ लें। क्या आपको दूसरी तरफ का वह छोटा सा काला सिरा दिख रहा है? यही है इस पहेली को सुलझाने की चाबी। बस उस सिरे को अपनी दो उंगलियों से हल्का सा दबाइए, एक आसान से इशारे से। आप हैरान होंगे, लेकिन छिलका लगभग खुद ही तो साफ सुथरे हिस्सों में खुल जाएगा। कोई जोर नहीं, कोई टूटे नाखून नहीं और कोई पिचका हुआ केला नहीं। कहते हैं बंदर ऐसे ही करते हैं, और केले के बारे में उनसे बेहतर कौन जान सकता है? वे सहज रूप से सबसे आसान और प्रभावी तरीका चुनते हैं। अगली बार इसे आजमाइए और आप कभी पुराने तरीके पर वापस नहीं जाएंगे। केले की बात से आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं गर्मियों के फलों की रानी, स्ट्रॉबेरी की। जरा कल्पना कीजिए, रसीली और सुगंधित स्ट्रॉबेरी से भरी एक कटोरी। आपका पहला ख्याल आएगा एक छोटी छुरी लेकर उनके हरे डंठल को सावधानी से काटने का। मगर सच कहें तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, डंठल के साथ आप हमेशा थोड़ा सा सबसे स्वादिष्ट गूदा भी काट देते हैं। यह भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन एक पूरे किलोग्राम के हिसाब से आप काफी मात्रा में स्ट्रॉबेरी बर्बाद कर रहे होते हैं। यह तो स्वाद के साथ अन्याय है, लेकिन इसका एक उपाय है जो अपनी सादगी में बेहद शानदार है। छुरी का इस्तेमाल करना भूल जाइए। आपको बस एक सामान्य पीने वाली स्ट्रॉ की जरूरत होगी। एक स्ट्रॉबेरी लीजिए और उसे नुकीले सिरे को ऊपर की ओर करके पकड़िए, और अब बस स्ट्रॉ को स्ट्रॉबेरी में नीचे से ऊपर की ओर छेदते हुए डालिए। स्ट्रॉ गूदे में से गुजरेगी और हरे डंठल को उसके सख्त सफेद भीतरी हिस्से के साथ पूरी तरह से बाहर निकाल देगी। सारा रसीला हिस्सा साबुत बना रहेगा। यह न केवल तेज और साफ है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी है। कोई बर्बादी नहीं, बस एक एकदम सही स्ट्रॉबेरी जो खाने के लिए तैयार है। इसे आजमाइए और आप फिर कभी छुरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे, तो चलिए बात करते हैं उस रोएंदार और रहस्यमय कीवी की। बहुत से लोग इसे पसंद तो करते हैं, लेकिन खरीदते कम ही है, और इसकी वजह बहुत सीधी है। इसे छीलना बड़ा मुश्किल होता है। इसका यह रोमिल, पतला छिलका, इसे चाकू या पिलर से उतारने की कोशिश अक्सर एक बड़ी परेशानी बन जाती है। फल हाथों से फिसल जाता है। आप बहुत सारा गूदा काट देते हैं और इसका कीमती रस उंगलियों से बहता रहता है, चिपचिपे निशान छोड़ जाता है। नतीजा ये होता है
कि प्लेट में एक बेतरतीब सा हरा गुच्छा रह जाता है और आधे पोषक तत्व कटिंग बोर्ड पर ही पड़े रहते हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसे छीलने की जरूरत ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बस एक कीवी लीजिए, एक तेज चाकू लीजिए और इसे बीच से आड़ा काट दीजिए। आपके हाथों में दो बेहतरीन हरी कटोरियां होंगी जो काले बीजों वाले पन्ने जैसे गूदे से भरी होंगी। अब एक चम्मच लीजिए और सीधे छिलके से ही गूदा खाइए, जैसे यह प्राकृतिक पैकेट में परोसी गई कोई छोटी सी फ्रूट पुडिंग हो। ना कोई चिपचिपापन, न कोई गूदा बर्बाद। सारा फायदा और पूरा स्वाद आपके साथ रहता है। इस तरीके से छिलका कोई बाधा नहीं, बल्कि एक आदर्श प्राकृतिक कटोरी है। सरल, शानदार और अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक। अब बारी है एक ताजे और रसीले संतरे की। अरे हाँ, संतरे का छिलका उतारने की वो जद्दोजहद पहचान गए ना? आप नाखून से उसे कुरेदते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। अंदर के वो सफेद रेशे जो मुंह का स्वाद बिगाड़ देते हैं, फांकों पर चिपके रह जाते हैं। फिर एसेंशियल ऑनेल की बूंदें चारों तरफ फैल जाती हैं और कभी कभी तो आंखों में भी चली जाती हैं। नतीजा ये होता है कि आपकी उंगलियां चिपचिपी हो जाती हैं, नाखूनों पर नारंगी निशान पड़ जाते हैं और मेज छिलके के छोटे छोटे टुकड़ों से भर जाती है। पूरे अनुभव में मजा तो बिल्कुल नहीं आता है ना? लेकिन अब आइए इसे बेहद सफाई से और बिना हाथ गंदे किए करते हैं। एक तेज चाकू लें। सबसे पहले संतरे के ऊपर और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा काट लें ताकि ये कटिंग बोर्ड पर आराम से टिका रहे। अब इसे खड़ा करें और एक सिरे से दूसरे सिरे तक केवल एक सीधा लंबा चीरा लगाए। याद रहे, सिर्फ छिलके को काटना है, गूदे को नहीं। और अब जादू। बस चीरे के किनारों को पकड़े और संतरे को ऐसे खोल दें जैसे कोई किताब या दस्तावेज खोल रहे हो। आपके सामने इसकी सभी फांकें नीचे से जुड़ी हुई एक लंबी पट्टी की तरह होंगी, बिल्कुल एक हारमोनिका की तरह। बस उठाओ और खा लो। कोई चिपचिपी परेशानी नहीं, बस साफ सुथरा और कमाल का तरीका। आम, उष्णकटिबंधीय फलों का राजा। आह, इसका दिव्य स्वाद। लेकिन इसे खाने से पहले इसे साफ करना किसी चुनौती से कम नहीं। इसे आलू की तरह छीलने की कोशिश करना तो पहले से ही एक हारी हुई बाजी है। ये फिसलन भरा होता है, गूदा नाजुक और रेशे चाकू से चिपक जाते हैं। केंद्र में एक बड़ी चपटी गुठली होती है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। नतीजा, चिपचिपा रस हाथों से कोहनी तक बहता है और प्लेट में जो मिलता है वह स्वादिष्ट टुकड़ों जैसा कम ही दिखता है, परंतु एक सुंदर और बेहद आसान तरीका है जिसे हेडहॉग विधि कहा जाता है। एक तेज धार वाला चाकू ले और आम को गुठली के साथ साथ दो हिस्सों में काट लें। आपको गूदे वाली दो नावें मिलेंगी। अब एक आधा हिस्सा लें और छिलके को बिना काटे गूदे पर जाली ग्रिड बनाएं। पहले एक दिशा में कुछ समानांतर कट लगाएं, फिर दूसरी दिशा में, जैसे कोई जाली बना रहा हो। और अब सबसे दिलचस्प बात, आधे हिस्से को हाथों में लें और नीचे से दबाव डालते हुए छिलके को बस अंदर की तरफ पलट दें। गूदा एक फूल की तरह खुल जाएगा और कटे हुए क्यूब्स ऊपर उठकर वही हेडहॉग बना लेंगे। इन्हें आसानी से चाकू से अलग किया जा सकता है या सीधे ऐसे ही खाया जा सकता है। न चिपचिपे हाथ, न गूदे की बर्बादी, बस साफ सुथरे रसीले क्यूब्स। अब बात करते हैं उस असली रूबी के खजाने की, अनार की। बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन इसे छीलने या साफ करने का विचार ही थोड़ा घबराहट पैदा कर देता है। आप एक चाकू लेते हैं, एक चीरा लगाते हैं और उसी पल आपकी रसोई एक रंगीन आपदा स्थल में बदल जाती है। लाल रस की छोटी छोटी बूंदें चारों ओर बिखर जाती हैं। आपकी पसंदीदा टी शर्ट और किचन एप्रन पर दाग छोड़ जाती है। फिर शुरू होता है कड़वी सफेद झिल्लियों से दानों को निकालने का लंबा और थकाऊ काम। आखिरकार आधे घंटे की मशक्कत के बाद आपके हाथ रंगीन हो जाते हैं और मुट्ठी भर दाने ही मिलते हैं, जो इस सारी मेहनत के लिए बहुत कम इनाम लगते हैं। लेकिन एक तरीका है जो इस लड़ाई को एक सुंदर और स्वच्छ प्रक्रिया में बदल देता है। इसका गुप्त रहस्य है सादा पानी। एक गहरे कटोरे में ठंडा पानी भर ले,
अब अनार के ताज को काट ले और छिलके पर सफेद धारियों के साथ हल्के चीरे लगाएं। अनार को पानी में डुबो दे और वहीं पानी के अंदर ही धीरे धीरे उसे टुकड़ों में तोड़ ले। और अब एक चमत्कार देखे जो असल में शुद्ध भौतिकी है। भारी रसीले रूबी जैसे दाने आराम से कटोरे की तली में बैठ जाएंगे और सारी हल्की कड़वी सफेद झिल्ली और छिलके के टुकड़े सतह पर तैरने लगेंगे। आपको बस ऊपर से बेकार कचरा चम्मच से हटाना है, पानी निकालना है और फिर मिल जाएगी शुद्ध दानों की एक बेहतरीन ढेरी। न कोई छींटे, न कोई कड़वाहट, न कोई तनाव। अब हम एक ऐसे मिथक की बात करते हैं जिसने इंटरनेट पर खूब तहलका मचाया है। वह है अनानास। आपने जरूर वे मंत्रमुग्ध कर देने वाले वीडियो देखे होंगे। एक शख्स पूरा अनानास लेता है और उंगलियों के हल्के इशारे से उसमें से एक एक भाग इस तरह निकालता है मानो यह कोई पहेली हो। न चाकू की जरूरत, न किसी चिपचिपी गंदगी का झंझट। सब कुछ इतना आसान और जादुई लगता है कि तुरंत दुकान जाकर खुद आजमाने का मन करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर इंटरनेट ट्रेंड्स के साथ होता है, इसमें एक बड़ा पेच है। ईमानदारी से कहूं तो 99% मामलों में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह ट्रिक केवल अनानास की एक बहुत ही खास किस्म पर काम करती है जो आम सुपरमार्केट में शायद ही मिलती है। इसके अलावा फल पूरी तरह से पका हुआ, लगभग ज्यादा पका हुआ होना चाहिए जब उसकी बनावट पहले ही थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। सामान्य मजबूत अनानास के साथ ज्यादा से ज्यादा आप छिलके का एक टुकड़ा फाड़ेंगे और अपने हाथों को चिपचिपे रस से गंदा कर लेंगे। तो अगर आपसे यह करतब नहीं हो पाया तो खुद को दोष न दें। पुराना भरोसेमंद चाकू जिससे ऊपर का हिस्सा, नीचे का और किनारों का छिलका काटा जाता है, ये आज भी रसीले गूदे तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद और आजमाया हुआ तरीका है। हमारा अगला हीरो है क्रीमी और मुलायम एवोकाडो। ये दुनिया भर के नाश्तों का सुपरस्टार बन गया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी मगर परेशान करने वाली चीज है, इसकी गुठली। ज्यादातर वीडियो रेसिपीज में हम क्या देखते हैं? ब्लॉगर बड़े ही स्टाइल से एवोकाडो को बीच से काटता है और फिर एक तेज आत्मविश्वास भरे वार से बड़े चाकू की धार को गुठली में घुसाता है, उसे घुमाता है और बाहर निकाल देता है। देखने में यह बहुत बढ़िया लगता है, मानता हूं, लेकिन असल जिंदगी में यह चोट लगने पर इमरजेंसी रूम पहुंचने के सबसे पक्के तरीकों में से एक है। एवोकाडो चिकना होता है, चाकू तेज होता है और हाथ आसानी से फिसल सकता है। यकीन मानिए, डॉक्टरों ने तो ऐसी चोटों के लिए एक खास नाम भी रखा है, एवोकाडो हैंड। आइए इस खतरनाक तरीके को भूल जाए। एक तरीका है जो कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित है। एवोकाडो को दो हिस्सों में काटने के बाद बस गुठली वाले हिस्से को एक बार फिर बीच से काट लें। अब आपके पास दो नहीं बल्कि तीन टुकड़े होंगे, एक पूरा टुकड़ा और दो चौथाई टुकड़े जिनके बीच में गुठली होगी। और अब गुठली जो गूदे से कसकर नहीं दबी हुई है, आसानी से उंगलियों से निकल जाती है, बिल्कुल बिना किसी जोर के। कोई जोखिम नहीं, कोई चाकू नहीं, सरल, सुविधाजनक और सबसे जरूरी, आपके हाथों के लिए सुरक्षित। और अब चलिए कुछ मीठे की बात करते हैं, कपकेक्स के बारे में। क्रीम की फूली हुई परत वाले ये छोटे छोटे केक देखने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं, है ना? लेकिन इन्हें खाने का सही तरीका क्या है? अगर आप ऊपर से खाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपकी नाक क्रीम में धंस जाती है, और अगर नीचे के स्पंज से शुरुआत करते हैं तो सारी क्रीम ऊपर रह जाती है और स्वाद का संतुलन बिगड़ जाता है। आप पहले सूखा बिस्कुट खाते हैं और फिर हद से ज्यादा मीठी क्रीम। नतीजा, मुंह पर क्रीम लगी और वो मजेदार अनुभव नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। पर कपकेक्स के असली शौकीन एक ऐसा राज जानते हैं जो इस मिठाई को एक परफेक्ट सैंडविच में बदल देता है। एक कपकेक लें, धीरे से कपकेक का निचला आधा हिस्सा हाथ से तोड़ लें या चाकू से काट लें। अब इस अलग किए हुए हिस्से को क्रीम के ऊपर रखें और हल्का सा दबा दें। बस हो गया। अब आपके पास एक परफेक्ट मिनी केक है जिसमें क्रीम बिस्कुट की दो परतों के ठीक बीच में है। अब हर बाइट संतुलित लगेगी, नरम केक और हवादार क्रीम का स्वाद एक साथ।
कोई गंदी नाक नहीं, बस शुद्ध आनंद। एक साधारण सी चॉकलेट बार में भी अपने छोटे छोटे रहस्य छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए मशहूर स्विस टोब्लरोन को ही लीजिए, जिसके खास त्रिकोणीय टुकड़े होते हैं। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम आखिरी त्रिकोणीय टुकड़े को पकड़ते हैं और उसे जोर से बाहर की ओर खींचकर मुख्य बार से तोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन अक्सर इसमें काफी जोर लगाना पड़ता है और चॉकलेट वहां से टूट सकती है जहां आप नहीं चाहते थे, खासकर तब जब ये अभी अभी फ्रिज से निकला हो। लेकिन इस चॉकलेट के निर्माताओं ने सब कुछ सोच समझ कर बनाया है। रहस्य यह है कि आपको उल्टी दिशा में काम करना है। त्रिकोण को बाहर की ओर खींचने के बजाय अपने अंगूठे से उसके ऊपरी हिस्से को बाकी चॉकलेट बार की ओर, यानी अंदर की तरफ दबाइए। इसकी बनावट और खास खांचों की वजह से ये बिल्कुल आसानी से, बिना किसी जोर के, सही लाइन से टूट जाएगा। ये भौतिकी और उत्तोलक का एक सरल सिद्धांत है। खुद आजमा कर देखिए और आप एक सच्चे स्विस चॉकलेटियर जैसा महसूस करेंगे, जो अपने काम की सभी बारीकियों को जानता है। कोई जद्दोजहद नहीं, बस एक शानदार क्लिक। तो चलिए, अब हम इटली के दिल में एक वर्चुअल यात्रा करते हैं और बात करते हैं पास्ता के बारे में, जो इटालियन खाने की जान है, और खास तौर पर स्पेगेटी के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब देखते हैं कि लंबे नूडल्स पूरे बर्तन में फिट नहीं हो रहे? बिल्कुल सही, हम स्पेगेटी का एक गुच्छा लेते हैं और उसे खटाक से बीच से तोड़ देते हैं। यह हमें तार्किक और व्यावहारिक लगता है, लेकिन अगर कोई असली इटालियन इसे देख ले तो उसका दिल भी शायद दो टुकड़ों में टूट जाएगा। इटालियंस के लिए स्पेगेटी तोड़ना असली पाक कला का अपमान है, और यह सिर्फ परंपरा की बात नहीं है। लंबी पास्ता का पूरा मजा ही इसमें है कि इसे कांटे पर खूबसूरती से लपेटा जा सके और साथ में सॉस की सही मात्रा भी आ जाए। छोटे टूटे हुए टुकड़े इस काम को ठीक से नहीं कर पाते। वे कांटे से फिसल जाते हैं, उन्हें खाना मुश्किल होता है और सॉस प्लेट के नीचे ही रह जाता है। स्पेगेटी की लंबाई कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह सदियों से सोची समझी एक कार्यात्मक विशेषता है। तो अगली बार बस एक बड़ा बर्तन लें या धीरे से स्पेगेटी को उबलते पानी में डालें। आधे मिनट में वे नरम हो जाएंगे और अपने आप पूरी तरह से डूब जाएंगे। उनकी अखंडता बनाए रखें और आपकी पास्ता आपको ग्राज्य कहेगी। चलिए, इटली में ही रुकते हैं, लेकिन इस बार बात करते हैं एक और लाजवाब व्यंजन की, पिज्जा की। कल्पना कीजिए, आपके सामने है एक गर्मा गर्म खुशबूदार पिज्जा का टुकड़ा, जिसमें से पिघला हुआ चीज खींच रहा है और टॉपिंग भी कितनी रसीली है। आप उसे क्रस्ट किनारे से पकड़कर उठाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी टॉपिंग नीचे सरक जाती है, कभी प्लेट पर और कभी कभी तो सीधे आपके कपड़ों पर। पिज्जा का अगला नुकीला हिस्सा एकदम बेजान सा लटक जाता है। ऐसे में आपको या तो उसे अजीबोगरीब तरीके से खाना पड़ता है या फिर चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पिज्जा के सच्चे शौकीनों के लिए तो किसी अपमान से कम नहीं, लेकिन एक बेहद आसान और शानदार तरीका है, जिसका इस्तेमाल पिज्जा के जन्म स्थान नेपल्स से लेकर न्यूयॉर्क तक में होता है, जहां लोग बड़े बड़े स्लाइस का खूब मजा लेते हैं। पिज्जा के टुकड़े को क्रस्ट किनारे से पकड़ें और बस उसे लंबाई में बीच से हल्का मोड़ दें। पूरी तरह से नहीं, बस इतना कि एक हल्का यू आकार का खांचा बन जाए। यह छोटा सा मोड़ पिज्जा को मजबूती देता है। अब आपका पिज्जा का टुकड़ा अपनी शेप बरकरार रखता है, वह लटकता नहीं और सारी टॉपिंग भी अंदर सुरक्षित रहती है। आप इसे चलते फिरते भी आराम से खा सकते हैं, बिना गंदा होने की चिंता किए। यह सिर्फ एक लाइफ हैक नहीं, बल्कि पिज्जा खाने की एक पूरी संस्कृति है, जो इस अनुभव को एक साफ सुथरे और आरामदायक मजे में बदल देती है। तो चलिए, अब दुनिया के दूसरे छोर जापान चलते हैं और बात करते हैं सुशी की। इस व्यंजन ने बेशक पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इसके साथ ही कुछ गलत आदतें भी फैल गई हैं। इनमें सबसे आम आदत है सोया सॉस की कटोरी में एक अजीब मिश्रण तैयार करना। हम सॉस डालते हैं, फिर उसमें हरी वसाबी की अच्छी खासी मात्रा मिलाते हैं
और चॉपस्टिक से तब तक मिलाते रहते हैं जब तक यह एक गाढ़ा धुंधला हरा पेस्ट न बन जाए। किसी जापानी सुशी मास्टर के लिए यह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं। क्यों? पहला कारण यह है कि इससे मछली, चावल और खुद सॉस का बारीक स्वाद पूरी तरह दब जाता है। आपको बस एक तेज, नमकीन और तीखा स्वाद ही महसूस होता है। दूसरा, इसे शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है। सही तरीका कहीं ज्यादा कलात्मक और सूक्ष्म है। वसाबी को सीधे मछली के ऊपर एक छोटी सी बूंद के रूप में लगाया जाता है। इससे आप हर टुकड़े के लिए तीखेपन को अपनी पसंद के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। और सुशी को सोया सॉस में बहुत हल्का डुबोया जाता है, वह भी मछली वाले हिस्से से, न कि चावल वाले हिस्से से। चावल एक स्पंज की तरह बहुत ज्यादा सॉस सोख लेता है, जिससे वह बिखर जाता है और पूरे स्वाद पर हावी हो जाता है। इसे इस तरह और जमाइए और आप अपने पसंदीदा व्यंजन के स्वाद की बिल्कुल नई और सूक्ष्म परतों को अनुभव कर पाएंगे। क्या आपको चिकन विंग्स पसंद है, लेकिन उन्हें खाने में होने वाले झंझट से नफरत है? आप अकेले नहीं हैं। हम उन्हें घुमाते हैं, मोड़ते हैं, उन दो अजीब हड्डियों के इर्द गिर्द लगे मांस के हर छोटे टुकड़े को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा, उंगलियां और चेहरा सॉस से सने हुए होते हैं और आधे से ज्यादा स्वादिष्ट मांस हड्डियों पर ही छूट जाता है। यह खाने से ज्यादा किसी मुश्किल काम जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी चिकन विंग को सिर्फ 5 सेकंड में एक परफेक्ट बोनलेस नगेट्स में बदल सकते हैं? इसका राज बेहद आसान है। चिकन विंग्स के दो हिस्से होते हैं। आपको वो बीच वाला हिस्सा लेना है जहां दो हड्डियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इस हिस्से के चौड़े सिरे पर जहां हड्डियां जुड़ती है, उस कार्टिलेज नरम हड्डी को ढूंढे, उसे मजबूती से पकड़कर एक मोड़ दे जिससे वो टूट जाए। अब एक पतली हड्डी के सिरे को पकड़े और हल्के से घुमाते हुए उसे बाहर निकाल ले। फिर इसी तरह मोटी वाली दूसरी हड्डी को भी निकाल ले। देखते ही देखते दोनों हड्डियां पूरी तरह साफ निकल जाएंगी और आपके हाथ में रहेगा मांस का एक परफेक्ट मुलायम टुकड़ा जिसमें कोई हड्डी नहीं होगी। इसे आप पूरा सॉस में डुबोकर मजे से खा सकते हैं। कोई झंझट नहीं, बस शुद्ध आनंद। आइए नट्स की बात करें और शुरुआत करते हैं एक छोटे लेकिन बड़े ही नटखट पिस्ते से। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, जब आप मुट्ठी भर पिस्ते लेते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो बस जरा से खुले होते हैं। नाखून उसमें जा नहीं पाता और दांतों से तोड़ना खतरनाक हो सकता है। और तब आप एक दुविधा में पड़ जाते हैं, या तो इस जिद्दी पिस्ते को फेंक दे या फिर इसे खोलने की नाकाम कोशिशों में कुछ मिनट बर्बाद करे। लेकिन इस समस्या का समाधान सचमुच आपके हाथ में ही है। जो पिस्ते आसानी से खुल गए थे और आपने खा लिए हैं, उनके छिलके फेंके नहीं। उन्हीं में से एक आधा छिलका आपका बेहतरीन औजार बन जाएगा। छिलके का आधा हिस्सा ले, उसके नुकीले सिरे को उस बंद पिस्ते की छोटी सी दरार में डाले और अब बस उस छिलके को ताले में चाबी की तरह घुमा दे। यह एक बेहतरीन उत्तोलक लीवर की तरह काम करेगा और एक हल्के टिक की आवाज के साथ उस जिद्दी पिस्ते को खोल देगा। यह एक शानदार मिसाल है कि कैसे प्रकृति हमें सिर्फ समस्या ही नहीं देती, बल्कि उसे हल करने का औजार भी खुद ही दे देती है। कोई अतिरिक्त चीज नहीं, बस वही जो आपके पास पहले से है। आसान, तेज और बेहद असरदार। अपनी मेवे वाली चर्चा को जारी रखते हुए अब हम असली चैलेंज पर आते हैं, अखरोट पर। पत्थर जैसी कठोर इसकी बाहरी परत अंदर की स्वादिष्ट गिरी को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। अगर आपके पास अखरोट तोड़ने वाला खास औजार या खुदा न खास्ता हथौड़ा भी न हो, तो इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। दरवाजे में इसे फंसाकर किसी किताब से या किसी और भारी चीज से तोड़ने की कोशिश में अक्सर या तो अंदर की गिरी टूटकर बिखर जाती है या आपके सामान को ही नुकसान पहुंच जाता है। दांतों से तोड़ने की तो सोचना भी मत। लेकिन एक तरीका है जिसमें सिर्फ आपके हाथ और थोड़ी सी फिजिक्स की समझ काम आएगी। किसी औजार की जरूरत नहीं। अपनी हथेली में एक नहीं, बल्कि 2 अखरोट रखें।
इन्हें ऐसे रखें कि ये एक दूसरे से मजबूती से सट जाए और अब अपनी मुट्ठी को जितनी जोर से हो सके कसकर भींच लें। आपके हाथ की सारी ताकत उनके आपस में जुड़ने वाले बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। अखरोट एक दूसरे पर दबाव डालेंगे और उनमें से जो थोड़ा कमजोर होगा वह दबाव से जरूर टूट जाएगा। यह तरीका तब और भी बेहतर काम करता है जब आप अखरोटों को उनके जोड़ सीम वाली जगह से एक दूसरे से सटाकर रखें। यह आसान है, प्रभावी है और आप अखरोट को कहीं भी, यहां तक कि पार्क में घूमते हुए भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्वाद की। क्या आपको पता है कि एक ही चीज का स्वाद उसे बनाने या तैयार करने के तरीके के हिसाब से कितना बदल सकता है? उदाहरण के लिए लहसुन को ही ले लीजिए। यह हल्का और मीठा भी हो सकता है और इतना तीखा और तेज भी कि आंखों से पानी आ जाए। और ये बात लहसुन की किस्म पर नहीं, बल्कि उसे काटने के तरीके पर निर्भर करती है। इसका राज केमिस्ट्री में छिपा है। जब आप लहसुन की कली को काटते हैं, कुचलते हैं या घिसते हैं, तो असल में आप उसकी कोशिकाओं को तोड़ते हैं और इससे एलिनेस नाम का एक एंजाइम निकलता है। यह रेलिनेस एलिन नामक एक और रसायन से मिलता है और तब एलिसिन बनता है। यही एलिसिन वो चीज है जो लहसुन को उसका खास तीखा स्वाद और तेज महक देता है। आप लहसुन की कोशिकाओं को जितना ज्यादा तोड़ेंगे उतना ही ज्यादा एलिसिन निकलेगा। तो अगर आप सिर्फ हल्की सी लहसुन की खुशबू चाहते हैं, जैसे किसी सॉस के लिए, तो बस लहसुन की कली को चाकू के सपाट हिस्से से हल्का सा कुचल दीजिए और उसे पूरा तेल में डाल दीजिए। और अगर आपको किसी अचार मैरिनेड के लिए उसकी पूरी तीखापन और तेज स्वाद चाहिए, तो उसे कद्दूकस पर या लहसुन प्रेस में बारीक पीसकर लुगदी बना लीजिए। ये जानकारी आपको सचमुच किसी भी व्यंजन के स्वाद को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत देती है। प्याज काटते वक्त हम में से कौन नहीं रोया होगा? स्वादिष्ट खाने की तैयारी का यह मानो एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, आंखों में तेज जलन होने लगती है और खाने की तैयारी किसी यातना से कम नहीं लगती। हम कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं, पानी में प्याज काटना, च्युइंग गम चबाना या मोमबत्ती जलाना। इनमें से कुछ से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन हमेशा नहीं। पर असल में हमारे आंसुओं का असली गुनहगार सिर्फ एक ही जगह केंद्रित होता है, प्याज की जड़ में, उसके उस छोटे से निचले हिस्से में। दरअसल उसी हिस्से में उन वाष्पशील सल्फर यौगिकों की सबसे ज्यादा मात्रा होती है जो हवा के संपर्क में आते ही सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और हमारी आंखों की संवेदनशील झिल्ली में तेज जलन पैदा करते हैं। तो आंसुओं को कम करने के लिए आपको बस प्याज काटने का अपना तरीका बदलना होगा। सबसे पहले प्याज का ऊपरी सिरा काटें, फिर उसका छिलका उतारें और उसे बीच से दो हिस्सों में काट लें, पर उसकी जड़ को आखिर तक बिल्कुल न काटें। अब प्याज में आड़े और खड़े कट लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि ये कट जड़ तक न पहुंचे। और सबसे आखिर में, जब आप छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों को अलग कर रहे हों, तब उस जड़ वाले हिस्से को काट दें। इस तरह आंसू पैदा करने वाली ये फैक्ट्री बहुत कम समय के लिए सक्रिय रहेगी। ये आसान सा नियम आपके ढेर सारे आंसू बचाएगा। चलो चाय की बात करते हैं, और खास तौर पर टी बैग्स की। आपने चाय बनाई, टी बैग ने अपना काम किया, और अब क्या? ज्यादातर लोग यही करते हैं, चम्मच से टी बैग निकालते हैं और कप के किनारे पर दबा दबाकर उसका सारा पानी निचोड़ ढाते हैं। साथ ही धागे को चम्मच पर लपेटते जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करने से चाय का पूरा अर्क निकल जाएगा और चाय गाढ़ ही जायकेदार बनेगी। ऊपर से टी बैग से पानी टपकता भी नहीं जब हम उसे कूढ़ेदान तक ले जाते हैं। ये सब सही लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि ऐसा करके हम अपनी चाय का स्वाद बिगाड़ दिए आज रहे होते हैं। चाय की पत्तियों में टैनिन नाम के पदार्थ होते हैं। ये वो कसैले तत्व हैं जो चाय को उसका खास कसैलापन और रंग देते हैं। सामान्य तरीके से चाय बनाने पर इनका सिर्फ कुछ ही हिस्सा पानी में घुलता है, मगर जब आप टी बैग को जोर से निचोड़ाते हैं, तो आप भीगी हुई पत्तियों से इन्हीं टैनिन का एक गाढ़ा घोल जबरदस्ती निकाल देते हैं। नतीजा ये होता है
कि चाय सिर्फ गाढ़ी ही नहीं होती, बल्कि उसका स्वाद कड़ीडीडीएचवा और कसैला भी हो जाता है, जो पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सही तरीका क्या है? बस टी बैग को उतनी देर तक पानी में रहने दें, जितनी देर जरूरी हो। फिर उसे धीरे से निकालकर टपकने दें, बिना किसी दबाव के। इस तरह आपकी चाय का स्वाद बिल्कुल शुद्ध और संतुलित रहेगा। और अंत में, आइए हम अपनी मेज पर रखे सबसे साधारण और बुनियादी उत्पाद की ओर वापस लौटे, हमारी रोटी की ओर। कल्पना कीजिए, आपने ताजी, अभी भी गर्म ब्रेड या बैगेट खरीदी है, जिसकी परत अविश्वसनीय रूप से कुरकुरी है और अंदर का हिस्सा बेहद नरम और फुला हुआ है। आप अपनी साधारण रसोई की छुरी उठाते हैं और उसका एक टुकड़ा काटने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है? छुरी गूदे में धंस जाती है। आप उस पर दबाव डालते हैं और अंत में एक साफ सुथरे टुकड़े की बजाय आपको कुचला हुआ छपटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसकी कुरकुरी परत फट चुकी होती है। ताजी ब्रेड की सारी कोमलता और सुंदरता बर्बाद हो जाती है। समस्या यह है कि हर काम के लिए एक सही औजार होता है, और ब्रेड के लिए भी एक खास छुरी होती है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये एक दांतेदार छुरी होती है, जिसमें एक लंबा ब्लेड और छोटे छोटे दांत होते हैं। इसे दबाने के लिए नहीं, बल्कि आरी की तरह काटने के लिए बनाया गया है। ये छोटे छोटे दांत कठोर कुरकुरी परत को बिना कुचले आसानी से काट देते हैं, और फिर छुरी बिना किसी दबाव के नरम गूदे से मक्खन की तरह फिसलती हुई गुजर जाती है, एकदम सही और चिकना टुकड़ा छोड़ती है। सही छुरी का इस्तेमाल करके आप ब्रेड की असली बनावट और सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। ये एक छोटी सी बात है, जो उत्पाद और बेकर की कड़ी मेहनत के प्रति हमारा सम्मान दिखाती है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? क्या हम वाकई अपनी पूरी जिंदगी अनार खाने में जूझते रहे, चाय का स्वाद बिगाड़ते रहे और कपकेक भी ठीक से नहीं खा पाए? दरअसल, इन आसान से कामों के पीछे एक पूरी साइंस और लॉजिक छिपा है। सही तरीका सिर्फ शिष्टाचार या किसी अजीबोगरीब आदत का सवाल नहीं है। ये खाने से ज्यादा स्वाद पाने का एक जरिया है, जैसे कि लहसुन या चाय के मामले में। ये समय और परेशानी बचाने का एक तरीका है, जैसे अनार या संतरे के साथ। और कभी-कभी तो ये सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट पाने का एक जरिया है, जिसमें आधी स्ट्रॉबेरी को डंठल के साथ फेंकना नहीं पड़ता। सबसे बड़ा बदलाव, या कहें कि सीखने वाली बात, तो यह है कि खाने की दुनिया जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलकर आप एक नया स्वाद खोज सकते हैं, या बस अपनी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। आज हमने देखा कि रोजमर्रा की सबसे आम चीजें भी कितने कमाल के राज छिपा सकती हैं, और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल। आपको क्या लगता है, हम कौन सी चीजें गलत तरीके से खाते हैं? अपने सीक्रेट्स और लाइफ हैक्स कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम सभी मिलकर ऐसे ही फायदेमंद टिप्स का एक पूरा कलेक्शन बना सके।